नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। आचार संहिता हटने के बाद 89 दिनों बाद आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक की है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट के द्वारा सबसे बड़ा तोहफा बिजली उपभोक्ताओं को दिया गया है। एमपी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी, किसानों को 13,000 करोड़ की सब्सिडी और SC/ST को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टरों के प्रमोशन के 607 पद सीधी भर्ती से भरने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही बिजली सब्सिडी के लिए भी राशि रिलीज कर दी गई है। इसके अलावा बता दें कि मुख्यमंत्री 6 महीने के कामकाज का भी पूरा जानकारी आज इन्होंने मीडिया के समक्ष रखा है, क्योंकि अब प्रदेश के आम बजट की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए सीएम ने आम लोगों से भी सलाह मांगी है। ऐसे में उन्होंने पहले अपने 180 दिनों के कामकाज का पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। ऐसे में आज का सवाल यह है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड में है, प्रदेश के विकास में जुटे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस का आरोप है कि सीएम तो प्रदेश में नहीं टिकते, सरकार 3C की चल रही है। 3C यानी कि क्राइम, करप्शन, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी को लेकर सरकार को लगातार कांग्रेस पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। आज हम इसी पर करने वाले हैं सियासी चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए दोनों पार्टियों की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। देखिए, बद से बदतर स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति, अस्पतालों में, बच्चों के अस्पतालों में चूहे घूम रहे हैं जिस तरीके से, और लगातार अस्पतालों में बदहाली है, ये सिर्फ कोरी बातें हैं। भ्रष्टाचार से लिप्त मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है। पिछले 6 महीने में ना उनको अस्पतालों की चिंता है, ना उनको युवाओं के रोजगार की चिंता है, ना किसानों की चिंता है। हर वर्ग पे अत्याचार हो रहा है और पूरी स्थिति बेहाल है। तो इस तरीके के निष्क्रिय मुख्यमंत्री जो प्रदेश में है मोहन यादव, वो शायद कुछ दिनों के हैं और उनसे ये सत्ता संभल नहीं रही है। तो लोकसभा चुनाव के बाद मोहन यादव की पहली कैबिनेट बैठक हुई है और बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे अहम फैसला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कुछ दिनों बाद इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर के प्रमोशन के 607 पद सीधी भर्ती से भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही बिजली सब्सिडी के लिए भी राशि रिलीज कर दी गई है। लेकिन विपक्ष का लगातार सवाल यह है कि सरकार यहां 3C की चल रही है। कल जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि प्रदेश में सरकार कर्ज, करप्शन और क्राइम की है, यानी 3C की यह सरकार है। इसके साथ ही आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग का हाल क्या है, यह जग जाहिर है। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि प्रदेश के विकास में एकजुट हैं, लगातार प्रदेश की उन्नति के लिए सभी फैसले लिए जा रहे हैं, और आज सरकार ने अपने 180 दिनों के कार्यकाल का जनता के समक्ष पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 180 दिन भी पूरे हो गए हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने जनता के समक्ष लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने 180 दिन में सरकार की प्रमुख उपलब्धियां, निर्णय और आगामी प्लानिंग को जनता के बीच साझा किया है। 2023 में बीजेपी का कुल 456 संकल्प हैं, जिसमें 41 पूरे हो गए हैं। वहीं 218 संकल्प पर तेजी से काम चल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। बीते 6 महीने में से 3 महीने आचार संहिता लग गया, इस वजह से काम में थोड़ी सी देरी हुई है, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने आज कहा है। लेकिन विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इसी मामले पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे कि आज कई बड़े फैसले भी देखने को मिले आज कैबिनेट की इस बैठक में, और इस बैठक के बाद किसानों को
बड़ा फायदा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए योगेश गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जितेंद्र मिश्रा साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 27 पर। जितेंद्र जी, मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा। आज मध्य प्रदेश की सरकार के 180 दिन पूरे हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने आज अपना लेखा जोखा पेश किया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप लोग तो 3C की सरकार बता रहे हैं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का काम है अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना। हम विपक्ष में हैं, हम उनको सुझाव देंगे, अगर गलत काम होगा तो आलोचना करेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बारे में जहां तक मेरी टिप्पणी है वो ये है कि बहू ने चूड़ियां ज्यादा खनकाई और रोटी कम बेल पाई, ये स्थिति है। लगातार एक के बाद एक घोषणाएं करना, लेकिन अमल में लाना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ कहाँ पहुंच गया था। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश का 25% युवा या तो जेल में है या नशे की गिरफ्त में है। इस मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर आपको मालूम है किस तरीके से आदिवासियों को पेशाब पिलाया जाता है, दलितों को 10 फीट जिंदा गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। इसी प्रदेश में आदिवासी को जीप से खींच के हत्या कर दी जाती है। इस सब को लेकर के हमें ये उम्मीद थी कि मोहन यादव जी कुछ सुधार करेंगे, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से गुना में फिर आदिवासी के ऊपर पेशाब घटना हो गई, उसको पेशाब पिलाया गया। सागर में खुरई में क्या हुआ, एक महिला के साथ किस तरह से उसकी हत्या हुई। अगर नहीं कानून का डंडा होता और मोहन यादव जी का डर होता इस प्रदेश में अपराधियों में, तो निश्चित तौर पर दोबारा नहीं हो सकती थी घटना। लेकिन लगातार घटना होती जा रही है। इसका ये मतलब है कि मोहन यादव जी कोई छाप नहीं छोड़ पाए। आज मध्य प्रदेश का किसान, जितेंद्र साहब, दूसरी तरफ मोहन यादव की सरकार का यह दावा है कि जब से सरकार बनी है लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने मध्य प्रदेश को लेकर डिबेट किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री तो प्रदेश में टिकते ही नहीं, उनके पैर प्रदेश के बाहर ही रहते हैं, ज्यादातर वो उद्घाटन कार्यक्रम में रहते हैं। लेकिन आज जब जनता के सामने उन्होंने 180 दिनों का अपना लेखा जोखा पेश किया, तो उसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या लगा कि वो लेखा जोखा का रिपोर्ट कार्ड सही है ना? आप लोग उस रिपोर्ट कार्ड से खुश हैं? नहीं, देखिए, खुश होते तो हम प्रशंसा कर रहे होते। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहे कितने दिन, ये सवाल पूछ लीजिए। इसके बाद उनके खाके पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय नेता बनने का शौक हो गया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लगातार वो बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब इस प्रदेश में रुकेंगे तब इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बात कर सकेंगे। जब वो लगातार दौरे कर रहे हैं, अपने आप को राष्ट्रीय नेता साबित करने में खुले हैं, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास का अनदेखा किया जाएगा। और जो उन्होंने अभी 180 दिन की बात की है, इसमें न अपराध पर अंकुश लगा पाए, न किसानों को राहत देने की बात कर पाए। 450 रुपए में सिलेंडर रक्षाबंधन पर देने की बात हुई थी, आज तक कुछ नहीं हुआ। किसानों का ब्याज माफ करने की बात हुई थी, आज तक कुछ नहीं हुआ। किसान की आमदनी दुगनी की बात की थी। अरे उस तरफ चलने के कदम तो दिखते। रोड मैप तो मैं जवाब ले लेता हूँ योगेश साहब से। योगेश साहब, आपने सुना जितेंद्र मिश्रा साहब से, उन्होंने कहा कि 180 दिनों का लेखा जोखा भले ही मुख्यमंत्री ने रख दिया हो, लेकिन जो वादे थे वो कहां धरातल पर खड़े हुए हैं। हालांकि आज आप लोगों ने कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के युवाओं के लिए आज रोजगार के लिए रिलीज कर दिया गया है नोटिफिकेशन, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में रोजगार रिलीज किया गया है, बिजली पर सब्सिडी दिया गया। लेकिन विपक्ष आपसे सवाल अब भी कर रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कांग्रेस ने हमेशा नेगेटिव भूमिका अदा करी है विपक्ष के रूप में। कभी सार्थक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी नजर ही नहीं आई। अगर हम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की 180 दिनों की उपलब्धियों पर कुछ आंकड़ों के माध्यम से रोशनी डालें, तो शायद इन कांग्रेसियों की आंखें खुल जाएं। इनके समक्ष में कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा आपके माध्यम से। बिल्कुल। 6 महीने में हमने मध्य प्रदेश का जो जीएसटी कलेक्शन किया वो 28% बढ़ा है, जो होता है लगभग 19,091 करोड़ रुपए। तो ये एक महत्वपूर्ण राजस्व एकत्रीकरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 6 माह में किया गया है। लाडली बहनों के खाते में हमने पिछले 6 महीने में 9,455 करोड़ रुपए की धनराशि समायोजित करी है। जबकि कांग्रेस पूरे चुनाव के दौरान ये आरोप लगाती रही
कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद लाडली बहनों को ये राशि देना बंद कर देगी। किसानों की बात करी तो किसानों में 80 लाख किसानों के खाते में हमने 1800 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि के माध्यम से राशि। लेकिन विकेश साहब, यहाँ पे एक सवाल यह है कि आप लोग जो लाडली बहना योजना की जो राशि की बात कर रहे हैं, इसी को लेकर तो जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि 3C की सरकार होती जा रही है। सबसे पहले 3C में जो पहला C है वो कर्ज कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश पे कर्ज कितना होता जा रहा है, इसी की बात तो सरकार कह रही है। एक तरफ से कर्ज ले रहे हैं, दूसरी तरफ से पैसे बांट रहे हैं। देखिए, जीतू और फारूक पटवारी जी अगर मध्य प्रदेश के इतिहास पर नजर डालते जी तो माननीय दिग्विजय सिंह जी की जो सरकार थी जी, तब मध्य प्रदेश में इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो 2003 में 3% थी, अभी 16% जी। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी दिग्विजय सिंह जी मिस्टर बंटाधार के समय 4.8% थी, आज 14.12%। तो ये मध्य प्रदेश में जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके लिए अगर हमें अपनी जीडीपी का उसका 50 से 60% कर्जा लेना पड़ रहा है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। केंद्र सरकार से बाकायदा अनुमोदन होता है। जब कमलनाथ जी की 18 महीने की जो सरकार थी उसमें माननीय कमलनाथ जी ने 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था लगभग 18 महीने में। तो वो पैसा कहाँ गया, कौन सा डेवलपमेंट हुआ, कितने युवाओं को रोजगार दिया? तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का भी वादा किया। उज्ज्वला योजना की बात करी मेरे मित्र जितेंद्र मिश्रा जी ने, 44 लाख रुपए उनके खातों में डाले गए पिछले 6 महीने के अंदर। उज्ज्वला गैस योजना की राशि जो अंतःकरण किया गया है, फसल बीमा योजना के माध्यम से 25 लाख किसानों को 755 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में जमा की गई है। 46 लाख बहनों के खाते में 450 रुपए के हिसाब से हमने 118 करोड़ रुपए। ठीक है योगेश साहब, जवाब लेता हूँ। जितेंद्र साहब, आपने सुना योगेश साहब को ये कह रहे हैं कि जिस कर्ज की बात 3C की बात आप लोग कर रहे हैं कि कर्ज, क्राइम, करप्शन, इन तीनों पर लगाम लगाया गया है। और अगर आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो थोड़े कर्ज अगर हो भी रहे हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कितने युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, लाडली बहना योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं। देखिए, हमने जो आरोप लगाए हैं 3C के जी, वो बिल्कुल सही आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। आप ये देखिए, ये सरकार 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी, इसका पेट नहीं भरा। इस खाते में पैसे डाले, उस खाते में पैसे डाले। अरे उज्ज्वला की बात करने वाले लोगों, एक बार घर में जाके तो देखो सिलेंडर भरवाने की हैसियत है कि नहीं है किसी की। आपने तो उज्ज्वला खाते में पैसे डाल दिए, आपने तो किसान सम्मान निधि की बात कर दी। अरे पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ये तो बताइए। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार पहले भी थी, 52% कमीशन अब लेने लगे आप। आपने क्या नया कर दिया? 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश को डुबो देने वाले लोग आज आंकड़े गिरा रहे हैं। आप ये बताइए, 33,000 करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह जी की सरकार छोड़ गई थी। आज 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके बाद भी आप कह रहे सरकार अच्छी चल रही। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होता तो रोजाना कर्ज एक महीने में 3 बार रिपीटेशन हो रहा है इनकी बातों में, रिपीटेशन। और इनसे बोलिए योगेश गुप्ता से कि राजनीतिक शऊर सीखिए। जीतू पटवारी और हारू पटवारी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी अनेक चुनाव हारे। मैं हारा हुआ प्रधानमंत्री कहूँ उनको शोभा देगा क्या? किसी के सम्मान से साथ नहीं खेलना चाहिए। जवाब मिश्रा जी एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, प्रयोग मत कीजिए। अटल बिहारी 4 बार चुनाव हारे। मैं उन इस देश का प्रधानमंत्री है, मुझे चुनाव नहीं देता। हारा हुआ प्रधानमंत्री बोलूं मैं, अनेकों चुनाव में हमने उनको हराया। मेरा ये कहना है, जब हम सरकार में आएंगे 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज पटाना मुश्किल हो जाएगा। ये फ्री की बात करने वाले, वोट लेने वाले, फ्री के नाम पे फ्री की योजनाएं चलाने वाले, अरे कुछ काम करके वोट हासिल करना चाहिए था। आप तो 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने दिखा दिया ना कि कहाँ पहुंचा दिया आपको। निश्चित तौर पर जितेंद्र मिश्रा साहब, जनता ने यह भी दिखाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमट गई।
जितेंद्र साहब, सवाल तो यह भी है ना, जनता ने यह भी दिखाया कि मध्य प्रदेश में आप लोग शून्य पर सिमट गए। आपकी एक जो गढ़ थी जिसे कभी बीजेपी जिसमें सेंधमारी नहीं कर पाई, उसमें भी इस बार सेंधमारी हो गई साहब। क्यों? जहां बनारस में प्रधानमंत्री का गढ़ था, 3-3 चुनाव जीत रहे थे, 3 बार लगातार पीछे चले, मुश्किल 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, जवाब दे दीजिए। आप काफी टाइम दे चुके हैं। सीट हार गई आपकी, फैजाबाद आपकी हार गई, खाटू श्याम हार गई, चित्रकूट हार गई। देखिए, जब आप 303 पे खड़े थे तो आपका अहंकार बोल रहा था, और आज आपको कहा 235 पे लाके खड़ा कर दिया जनता ने। वो दिन दूर नहीं है कि आप भी 90 के आसपास सिमट जाएंगे। ठीक है, इसलिए अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़े। एक लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी होना जरूरी है। लेकिन योगेश गुप्ता साहब, आपने सुना जितेंद्र मिश्रा साहब को, और साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आप उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, उन घरों में भी जाके देखिए जहां गैस तो इतनी महंगी हो गई कि उज्ज्वला को रिफिल नहीं करा पा रहे हैं लोग। आपके दावे जो हैं, हकीकत कुछ और है। जितेंद्र मिश्रा साहब को आपने सुना, जवाब दीजिए। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, काफी टाइम आपने मिश्रा जी को दिया है, मुझे भी उतना टाइम बिल्कुल समय पूरा दिया जा रहा है आपको, आप बताइए। जितेंद्र मिश्रा ने एक सवाल कहा कि योगेश गुप्ता को राजनीतिक परिदृश्य में थोड़ा मर्यादित भाषा का बोलना चाहिए। मैं इसके जवाब में ये पूछना चाहता हूँ, जब जीतू और हारू पटवारी जी ये कहते हैं कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री, तो क्या ये मर्यादित भाषा है? जी, पर्ची वाला मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत चुन के आने वाला विधायक नेता, और उसको आप कहते हैं पर्ची वाला मुख्यमंत्री नहीं, उपहास उड़ाते हो। आपका 29-0 से मध्य प्रदेश से सफाया हो गया। आप वही वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हो कि भैंस पूरी काली और गाय से पूछे कि तेरी पूछ क्यों काली। आप उस कहावत से चरितार्थ कर रहे हो। आपने उज्ज्वला गैस योजना का हवाला दिया, उसमें 44 लाख बहनों के खाते में ये धनराशि गई है। हमारी बहनें खुश है, उनको सब्सिडाइज रेट पे LPG सिलेंडर मिल रहा है, और उसके प्रमाण स्वरूप मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव में 29-0 का रिजल्ट है। आपके पास मुंह जबानी खर्च के अलावा प्रमाण कुछ नहीं है। तथ्यों के अनुरूप आप बात नहीं करते हो। 3,33,000 का मध्य प्रदेश का कुल बजट है, और आप 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कहाँ से ले आए, और कौन दे देगा आपको इतना? GDP से ज्यादा आपकी। अरे तो थोड़ा सा पढ़ लिख के बैठा करो चैनलों पर, जो मुंह में आपने मुंह से निकाल दिया। आपने कहा 33 सीटें, 235 सीटें आई है लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी की 242 सीटें आई हैं। आपको कुछ भी आंकड़ों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। आप सिर्फ मुंह जबानी खर्चा करते, थोड़ा सा ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा साहब, आपके डेटा पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन आज एक डेटा यह भी थी, आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद यह कहा गया कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पदे हैं उनको भरा जाएगा, सीधी भर्ती की जाएगी, जो कि जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली थी उसको सीधी भर्ती के तौर पर किया जाएगा। साथ ही 46,000 पद स्वास्थ्य विभाग में और सृजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है साहब, किस तरीके से इसको देखते हैं। साथ ही बजट आने वाला है, जनता से सुझाव मांगे हैं, आप लोग भी विपक्ष के नाते कुछ सुझाव दीजिए। नहीं, देखिए, हमसे सुझाव मांगे, हम बिल्कुल सुझाव देंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है, जरा एक बार उस पर भी विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। किस तरीके से नर्सिंग कॉलेजों को लेकर के घोटाला मध्य प्रदेश में कर दिया। हमने JPC की बात की थी कि निश्चित तौर पर सारे दलों को मिला के समिति बना दीजिए, आप समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उस पर तैयार नहीं है, आप उस पर बात करने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में भारत देश में सबसे बड़ा घोटाला नर्सिंग घोटाला निकलेगा, और मंत्री के ऊपर आंच नहीं आ रही है, मंत्री से कोई सवाल जवाब नहीं है, जबकि इसमें बिना मंत्री के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है? एक कमरे के कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज चला है, उसी में स्कूल है, उसी में नर्सिंग कॉलेज। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। निश्चित तौर पर उसका जवाब आना चाहिए था। हम सदन में इस मामले को उठाएंगे, सदन में हमारी साथ सुनवाई नहीं होगी तो हम सड़क पर इस मामले को उठाएंगे, लेकिन व्यापम से लेकर ई टेंडरिंग तक पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, और अब जो भर्ती कर रहे हैं उसमें क्या उम्मीद करें हम कि ये साफ सुथरी भर्ती करेंगे? अरे इन्होंने दुकान खोल रखी है, भ्रष्टाचार के नाम पर आतंक मचा रखा है, बिना पैसे सरकार में फाइल नहीं सरकती है। जितेंद्र मिश्रा साहब, सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचार के नाम पर प्रदेश में आतंक मचा रखा है तो जनता इन पर भरोसा कैसे कर रही है?
हमने देखा विधानसभा चुनाव में बम्पर मैंडेट 163 सीटें जीत कर आए, लोकसभा चुनाव में आपकी एक सीट भी नहीं आई वहां पे साहब। वो राम मंदिर के नाम पर आए, वही मैं आपसे बार बार बहस में बोलता हूँ कि अगर राम मंदिर के एक तरफ तो कहा जा रहा है कि राम मंदिर का वेव इस चुनाव में चला ही नहीं। अरे सुनिए जी, राम मंदिर के बाद जो चुनाव हुआ उसमें क्या स्थिति बनी आपने देखा। हम एक सीट हारे तो आप प्रपंच कर रहे हैं, और आप तो 330 से तो 240 पे आ गए। आप तो 65 सीटें हार गए। 2014 गुप्ता साहब जवाब दीजिए। जी दे रहा हूँ। इनको एक्चुअली जितेंद्र मिश्रा जी को कोई तथ्यात्मक जानकारी है नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 27 थी, 2019 में 28 और 24 में जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा का दावा था, अब की बार 29 पार, तो 29वीं सीट भी हमारी झोली में मध्य प्रदेश की जनता ने डाली है। मिस्टर करप्शन नाथ, जिनकी 18 महीने की सरकार थी, जिन्होंने केवल वल्लभ भवन में बैठकर भ्रष्टाचार का और दलालों को आमंत्रित किया था। दो बड़े बाबू, मैं नाम लूं उनका, एक मिगलानी जी, एक प्रवीण कक्कड़ जी, और एक छोटा बाबू भूपेंद्र गुप्ता जी के रूप में इन्होंने वसूली के लिए बिठा रखे थे, और सिर्फ 18 महीने इन्होंने वही काम किया, दलाली खाई है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र मिश्रा साहब, खुलेआम नाम ले रहे हैं, आप जवाब दीजिए इस पर। कह रहे हैं खुलेआम आपने लोगों को बिठा रखे थे वसूली के लिए, बिठा रखे थे। 18 महीने की सरकार थी, इसी दौरान जमकर पैसा वसूला गया। योगेश गुप्ता साहब का आरोप है। जनता के हित से जुड़ी बात लेकर कमलनाथ जी के पास जाते थे, मध्य तो उनको चलो कर दिया जाता था। आरोप लगाया तो मध्य प्रदेश की जनता ने आरोप के जवाब में आरोप लगा देते, इनको ही चलो एक भी भ्रष्टाचार का मामला आप सरकार में है 4 साल से, ऊपर भ्रष्टाचार के और बताइए कौन सा भ्रष्टाचार के ऊपर एक भी जानकारी नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार का प्रकरण नहीं। योगेश साहब सुन लीजिए, जितेंद्र मिश्रा साहब कह रहे हैं कि जब आपके पास उन क्लर्क, उन बाबुओं का नाम है, आपके पास सब कुछ पता है, तो आप सरकार में है साहब, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो जायज है। अगर घोटाले हो रहे थे, वसूली हो रहे थे, तो सरकार में आप है ना, कार्रवाई करिए। बिल्कुल, हमने कार्रवाई की है, चल रही है, न्यायाधिकरण अपना काम कर रहा है। कमलनाथ जी जमानत पर बाहर हैं, आधे से ज्यादा कांग्रेस के नेता जमानत पर है, पूरा गांधी परिवार जमानत पर चल रहा है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन तो हम दे रहे हैं, आरोप लगाना कांग्रेस का काम है बिना तथ्यों के साथ। हम तथ्यात्मक बात करते हैं। बिल्कुल जितेंद्र साहब, तथ्यात्मक बात बीजेपी की तरफ से की जाती है, योगेश गुप्ता साहब भी कर रहे हैं। और अभी आज ही कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि बिजली पर भी सब्सिडी दी जाएगी, प्रदेश के किसानों को भी इससे राहत मिलने वाली है, साथ ही युवाओं के लिए भी राहत है। मुझे लगता है विपक्ष के नाते आप लोगों को वेलकम करना चाहिए, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी आई है, स्वास्थ्य विभाग की हालत कोई एक चीज निकल के आना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। खाली मुर्गे लगाने की सब्सिडी है, अरे इनको रोकिए, मेरी बात होने दीजिए। योगेश साहब एक एक करके जितेंद्र मिश्रा साहब को बोलने दीजिए, आपके पास फिर मैं आऊंगा, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं साहब, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, एक एक करके बात कर लेते हैं। मेरा ये कहना है, मैंने जो आरोप लगाए व्यापम, उसमें FIR हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आए, उसमें मंत्री को जेल जाना पड़ा। घोटाला 18 महीने की सरकार में इनको 18 योगेश साहब आपके पास मैं आऊंगा, समय की कमी है साहब, 2 मिनट का बचा, एक मिनट में दोनों के पास आऊंगा। जितेंद्र मिश्रा साहब 1 मिनट आप बोल लीजिए, योगेश साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। 18 महीने की सरकार में कमलनाथ व्यापम पर देखिए, मेरा ये कहना है व्यापम घोटाला इस विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें मुख्यमंत्री का कुछ नहीं किया, जिसमें मंत्री को जेल जाना पड़ा। टेंडरिंग घोटाला आपने देखा सामने आया, डंपर घोटाला, गणवेश घोटाला, मध्याह्न भोजन घोटाला, ये घोटाला। योगेश गुप्ता साहब जवाब दीजिए, लगातार घोटालों के लिस्ट जुड़ाए जा रहे हैं, जुड़वाए जा रहे हैं आपको, व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, लगातार जवाब दीजिए। घोटाले के आरोप तो आप पे लग रहे हैं। जब इसने घोटाला किया। ठीक है जितेंद्र साहब समय की कमी है, एक बार लास्ट कमेंट ले लेता हूँ भाई योगेश साहब से। झूठे आरोप लगे, अगर आरोप झूठे आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तथ्यात्मक बात नहीं करते हैं आप लोग, बिना तथ्यों के साथ झूठ चैनलों पर बैठकर झूठ परोसते हैं। अगर कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार थी, व्यापम को एक बड़ा घोटाला मानते, तो ठीक है, समय फिलहाल हमें इतनी की इजाजत देता है। योगेश गुप्ता साहब, जितेंद्र मिश्रा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के 180 दिन पूरे हो गए हैं।
आज जनता के बीच उन्होंने अपने 180 दिन के किए गए कार्यों का लेखा जोखा किया। उसके बाद आज कैबिनेट बैठक भी हुई। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए। स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर निकले हैं। इसके साथ ही सब्सिडी के तहत किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 27 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी।